Find the most economical value of the diameter of a single core cable to be used on a 50 kV single phase system. The maximum permissible stress in the dielectric should not exceed 40 कड़ी में 2 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रैक्टिकल व्यू। देखिए कंस्ट्रक्शन कॉपर एल्यूमिनियम स्ट्रैंडेड कंडक्टर स्क्रीन्ड सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड इंसुलेशन XLPE अथवा PILC मेन इंसुलेशन इंसुलेशन स्क्रीन सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड मेटालिक शीथ लेड एल्यूमिनियम आउटर शीथ PVC HDPE प्रोटेक्शन। देखिए क्रॉस सेक्शनल प्रैक्टिकल कंडक्टर। देखिए कंडक्टर स्क्रीन इंसुलेशन XLPE इंसुलेशन स्क्रीन मेटालिक शीथ आउटर शीथ PVC। Important point: electric stress is maximum at the conductor surface. Electric stress is minimum at the sheath surface. हर इकोनॉमिकल डिजाइन कैपिटल आर बटा के स्मॉल आर बराबर ई बोले तो 2.718। स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ केबल इंश्योर यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। एप्लीकेशन यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन suitable for urban areas, industries, power plants, help in safe, reliable power supply। देखिए इलेक्ट्रिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जी मैक्स एट कंडक्टर सरफेस। अब देखिए अब धीमे धीमे जैसे बढ़ जा रहे हैं यानी रेडियल रेडियल डिस्टेंस बढ़ती है। जी मिनिमम एट शीथ सरफेस जी का मान कम होता जाता है। डिजाइन पैरामीटर सिस्टम वोल्टेज सिंगल फेज 50 किलोवोल्ट वोल्टेज आरएमएस 50 किलोवोल्ट पीक वोल्टेज 50 कड़ी में दूर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस 40 कड़ी में 2 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन आर बराबर ई इंटू आर बोले तो 2.718। कंडक्टर रेडियस 1.25 सेंटीमीटर। कंडक्टर डायमीटर 2 आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर। शीथ रेडियस इस आर बराबर ई आर यानी 2.718 गुणे 1.25 बोले तो 3.3975। प्रॉब्लम देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन फॉर सिंगल कोर केबल तो कैपिटल आर बराबर होता है ई इंटू स्मॉल आर वेयर ई बराबर 2.718। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस जी मैक्स बराबर भी बटा के स्मॉल आर एलन कैपिटल आर बटा के स्मॉल आर। देखिए आर बराबर ई इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर ई इंटू स्मॉल आर तो देखिए एलन आर बटा के स्मॉल आर बराबर एलन ई बोले तो ई का एक आएगा। सो जी मैक्स बराबर हो जाएगा भी बटा के आर। सिस्टम वोल्टेज सिंगल फेज के लिए 50 किलोवोल्ट आरएमएस। मैक्सिमम स्ट्रेस जी मैक्स 40 कड़ी में 2 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर का मान हो जाएगा भी बटा के जी मैक्स यानी 50 इंटू कड़ी में 2 बटा के 40 इंटू कड़ी में 2 यानी 1.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी डायमीटर 2 आर का मान हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। राइट है रेल की इन द अंडरग्राउंड केबल XLPE। यक्स स्टैंड्स फॉर क्रॉस। यक्स का मतलब क्रॉस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन XLPE केबल। यक्स मीन्स क्रॉस इन XLPE केबल। क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन इज एक्चुअली ए thermoist insulation material. The process changes the molecular structure of the polymer chains so that they are more tightly bound together is called cross-linking of polymers. And this cross-linking is done either by chemical means or physical means. In the chemical cross-linking process, the addition of chemical or initiators such as silane or peroxide generates free radical that form the cross-linking. The cross-linked polythene
XLPE material itself has excellent dielectric strength, high insulation resistance, and a low dissipation factor at all frequencies, making it an ideal insulator. Cross-linking the PE to become XLPE increases and the temperature range of the insulation whilst maintaining the electrical properties. XLPE is suitable for voltage range from low to extra high voltage. Cross-linking the polyethylene in also enhances the chemical and oil resistance at elevated temperature. It is also having high thermal dissipation property compared to other cables. Improved water tree resistance is another benefit of XLPE insulation. When different type of consumers are charged at different uniform per unit rates, it is called a flat rate tariff. Flat rate tariff. When different types of consumers are charged at different uniform per unit rates, it is called as a flat rate tariff. The consumers are grouped into different classes and each class of consumers is charged at a different uniform rate. The different classes of consumers are made considering their diversity and load factors. It is fairer to a different type of consumers and quite simple in calculations. The flat rate for power load is generally lower than the lighting load. Disadvantage: separate meters are required for lightning load, power load, etc. This makes expensive and complicated. A class of consumer is charged at the same rate irrespective of the magnitude of energy consumed. Simple tariff: if there is a fixed rate per unit of energy consumed, then it is called as a simple tariff or uniform rate tariff. Block rate tariff: when a block of energy is charged at a specified rate and the succeeding blocks of energy are charged at progressively reduced rate, it is called as block rate tariff. Two-part tariff: when the rate of electrical energy is charged based on maximum demand of the consumer and the units consumed, it is called a two-part tariff. जब अलग-अलग प्रकार के उपभोक्ताओं को एक समान प्रति यूनिट दरों से अलग-अलग चार्ज किया जाता है, तो इसे डिफरेंशियल टैरिफ बोला जाता है। देखिए, सिंपल टैरिफ, इसमें सभी उपभोक्ताओं को एक समान प्रति यूनिट दर से चार्ज किया जाता है, यानी चाहे जितनी बिजली खपत हो, प्रति यूनिट रेट वही रहेगी। देखिए, 100 यूनिट बिल की गणना 100 गुणे के साथ यानी 700, 200 यूनिट खर्चा यानी 200 गुणे के साथ बोले तो 1400, 300 यूनिट 300 गुणे के साथ बोले तो 2100 यूनिट, 400 यानी 400 गुणे के साथ यानी 2800। यहाँ रेट हर यूनिट का समान है। देखिए ग्राफ, बिल का और यूनिट में सीधी रेखा हमेशा रेट हमेशा समान रहता है, क्योंकि एक छोटे उपभोक्ता जिनकी खपत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जैसे घर, छोटी दुकान आदि के लिए ब्लॉक रेट टैरिफ, इसमें खपत को अलग अलग स्तर ब्लॉक में बांटा जाता है। हर ब्लॉक के लिए अलग अलग प्रति यूनिट दर होती है, जितनी ज़्यादा खपत उतनी ज़्यादा रेट। जैसे देखिए, यदि 0 से 100 किलोवाट तक की खपत है तो 4 यूनिट 4 रुपया प्रति यूनिट लगेगा, और 101 से यदि 300 तक का खपत हो रहा है तो वहाँ पे 6 रुपया प्रति यूनिट लगेगा। यदि 301 से 500 यूनिट कोई खर्चा कर रहा है बिजली, तो वहाँ पे 8 रुपया प्रति यूनिट लगेगा। यदि 501 और उससे ऊपर तो वहाँ पे 10 रुपया प्रति यूनिट खर्चा लगेगा। जैसे जैसे खपत बढ़ेगी रेट भी बढ़ता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, यह बिल है, यह यूनिट ग्राफ सीढ़ी की तरह हर ब्लॉक में बदलता रहता है। उपयुक्त किसके लिए? ऐसे उपभोक्ता जिनकी खपत अलग अलग होती है, जैसे दुकान, छोटा उद्योग आदि के लिए। टू पार्ट टैरिफ, इसमें दो भागों में बिल बनता है। पहला फिक्स्ड चार्ज, दूसरा एनर्जी चार्ज।
प्रति यूनिट दर गुणे की खपत, यानी थोड़ी खपत हो या ज़्यादा फिक्स्ड चार्ज देना ही होता है। उदाहरण मान लो फिक्स्ड चार्ज 300 रुपया प्रति माह, प्रति यूनिट दर 6 रुपया। देखिए 100, तो बिल होगा 300 प्लस 100 गुणे के 6, यानी 900 रुपया कुल बिल लगेगा। और देखिए यदि 200 यूनिट खर्चा हो रहा है तो वहाँ पे 300 प्लस 200 गुणे के 6 यानी 1500। फिर देखिए यदि 300 यूनिट खर्चा हो रहा है तो 300 प्लस 300 गुणे के 6 यानी 2100। 400 खर्चा, 400 यूनिट बिजली खपत हो रही तो 300 प्लस 400 गुणे के 6 यानी 2700। देखिए बिल और फिक्स्ड चार्ज को दर्शाता है यह पॉइंट। सीधी रेखा लेकिन वाई एक्सिस को ऊपर से शुरू होती है फिक्स्ड चार्ज के कारण। बड़े उपभोक्ता उद्योग जहाँ सप्लाई उपलब्ध रखना जरूरी होता है भले ही खपत कम हो, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। चौथा, फ्लैट रेट टैरिफ। इसमें निश्चित राशि तय कर दी जाती है और उसके बाद एक तय सीमा तक जितनी भी खपत करो अलग से प्रति यूनिट चार्ज नहीं लिया जाता। देखिए उदाहरण मान लो फ्लैट चार्ज 1000 प्रति माह, इसमें 200 यूनिट तक बिजली शामिल है। तो देखिए 0 से 200 तक यदि खर्चा कर रहा है तो वहाँ पे 1000 रुपया लगेगा, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं। 200 से अधिक यदि खर्चा कर रहा है तो वहाँ पे 100, 1000 प्लस अतिरिक्त मान लो कि 6 रुपया प्रति यूनिट, यानी 200 के ऊपर खपत पर अलग अलग चार्ज लगेगा। पहले 200 यूनिट तक निश्चित राशि 1000 रुपया, 200 से ऊपर अतिरिक्त प्रति यूनिट चार्ज। देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार होता है। पहले 200 यूनिट तक बिल स्थिर फ्लैट, फिर उसके बाद बिल बढ़ता जाता है। ऐसे उपभोक्ता जहाँ कम खपत में भी सप्लाई तैयार रखनी पड़ती है, जैसे स्ट्रीट लाइट, छोटे स्थान आदि। इन द रिलेशन इफ I बराबर के डी के पावर एक्स, के इज फ्यूज कांस्टेंट, आई इज फ्यूज करंट, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द फ्यूज वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5। देखिए ड्राइवेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्यूज वायर। लो मेल्टिंग पॉइंट टिन अथवा लीड, हाई कंडक्टिविटी कॉपर जैसे सिल्वर, फ्री फ्रॉम डिटेरियोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल सिल्वर, लो कास्ट एग्जाम्पल टिन लेड कॉपर। What is the fusing factor if the fuse constant is 20, the diameter of the round wire is 0.5 mm and current rating of the fusing element is 5 एम्पीयर। देखिए हम जानते हैं फ्यूज का बेसिक फार्मूला, फ्यूज करंट बराबर डायामीटर के पावर 3/2, यानी कि आई बराबर के डी के पावर 3/2, आई फ्यूज करंट, डी वायर डायामीटर के फ्यूजिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है फ्यूज करंट का मान 5 एम्पीयर, यानी 5 बराबर के गुणे के 10.5 की पावर 3/2, यानी यहाँ से के का मान आ जाएगा 10 करोड़ी में 2। देखिए वह गलत था, इसको समझे। फ्यूज नियतांक 20 है, गोल तार का व्यास 0.5 मिमी है, फ्यूज तत्व धारा रेटिंग 5 एम्पीयर है, फ्यूजिंग गुणांक क्या है। देखिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान पूछा हुआ है। देखिए फ्यूज का फिगर, सिंबल इसका फ्यूज का। नॉर्मल कंडीशन जब धारा सामान्य होती है तो फ्यूज तार से गुजरने वाली गर्मी कम होती है, तार नहीं पिघलता है। सामान्य फ्यूज, यहाँ पर देखिए फ्यूज धारा तार के व्यास में संबंध आई बराबर के इंटू डी के पावर 3/2। देखिए के का मान 20 दिया हुआ है, डी का मान 10.5 mm तथा आई का मान 5 एम्पीयर दिया है। इस फार्मूला में रख कर यहाँ पे देखिए आई एफ फ्यूजिंग करंट का मान जो 14.142 आ गया है। नाउ द फ्यूजिंग फैक्टर एफ बराबर आई एफ बटा के आई, यानी 14.14/5 यानी 2.828। बोले तो 4 गुणे के करोड़ी में 1/2 आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए जो आई एफ है यह फ्यूजिंग करंट है,
तथा के जो है यह फ्यूज कांस्टेंट है, डी डायामीटर है, तथा जो फ्यूज की धारा रेटिंग है वह अलग चीज़ होती है जिसको सवाल में दिया हुआ है। कार्टिज फ्यूज उच्च वोल्टेज और उच्च धारा के लिए उपयोगी। किट कैट फ्यूज पुराने इंस्टॉलेशन में अधिक उपयोग होता था। यह 4C फ्यूज उच्च ब्रेकिंग क्षमता, वाहनों और छोटे डीसी सर्किट में उपयोग किया जाने वाला ब्लेड फ्यूज। The maximum demand of a generating station is 100 megawatt. If the annual load factor is 40%, what will be the total number of units generated in a year considering 365 days in a year? देखिए लोड फैक्टर बराबर हम जानते हैं एवरेज डिमांड बटा के मैक्सिमम डिमांड। देखिए एवरेज डिमांड इज गिवन बाई एवरेज डिमांड का देखिए फार्मूला होता है ये, अथवा एवरेज लोड का फार्मूला होता है टोटल यूनिट्स जनरेटेड बटा के टोटल टाइम इन EHRS, मतलब टोटल टाइम घंटा में। दो फार्मूला का यूज होगा। तो देखिए दिया हुआ है लोड फैक्टर का मान 40% यानी 0.4 बटा के एवरेज लोड बटा के 100 यानी कि हो जाएगा एवरेज लोड का मान 40 आ जाएगा। देखिए इस फार्मूला को ध्यान रखें कि एवरेज लोड बराबर होता है टोटल यूनिट्स जनरेटेड बटा के जो होता है कि टाइम EHRS में। तो देखिए यहाँ से टोटल यूनिट जनरेटेड का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए टाइम हो जाएगा 365 दिन, क्योंकि एक साल का पूछ रहा है तो 365 होगा इसमें, जिसमें 24 घंटा में गुणा कर देंगे क्योंकि घंटा में लिया जाता है। तो यहाँ से टोटल जनरेटेड यूनिट का मान हो जाएगा 40 गुणे के 365 गुणे के 24, बोले तो 3504 गुणे के 10 के पावर 5 किलोवाट घंटा। देखिए इसको ध्यान रखिए एवरेज लोड बराबर होता है टोटल यूनिट्स जनरेटेड बटा के टोटल टाइम इन EHRS, मतलब टाइम हमेशा घंटा में लिया जाता है इसमें। Which type of connection is widely used to protect a medium voltage system? A residually connected ground relay। मीडियम वोल्टेज सिस्टम प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा रेजिडुअली कनेक्टेड ग्राउंड रिले का यूज किया जाता है। मीडियम वोल्टेज सिस्टम 11 किलोवोल्ट और 33 किलोवोल्ट में सबसे कॉमन फॉल्ट होता है ग्राउंड फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट। जब फेज बार जमीन या बॉडी से टच कर जाए, इसे डिटेक्ट करने के लिए 3 करंट ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। उनके सेकेंडरी करंट को जोड़कर रिले कनेक्ट की जाती है। इसे कहते हैं रेजिडुअली कनेक्टेड ग्राउंड रिले। देखिए हेल्दी कंडीशन में IR प्लस IY प्लस IB बराबर 0 तो रिले ऑपरेट नहीं करती है। फॉल्ट कंडीशन में अगर अर्थ फॉल्ट हो जाए तो करंट इनबैलेंस हो जाता है, रिले ऑपरेट करके ब्रेकर ट्रिप कर देती है। अर्थ फॉल्ट होने पर देखिए IR प्लस IY प्लस IB इज नॉट बराबर 0। देखिए ऑप्शन को कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर केबल के चारों तरफ रिंग सीटी लीकेज करंट डिटेक्ट करता है। सेंसिटिव प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है इसका। रेजिडुअल कनेक्टेड ग्राउंड रिले इसको तो पढ़े ही हैं। 3 ठो सीटी करंट का वेक्टर सम निकालते हैं। मीडियम वोल्टेज सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज होता है ग्राउंड रिटर्न करंट डिटेक्शन। अर्थ वायर में करंट डिटेक्ट करने के लिए लिमिटेड यूज होता है। डिफरेंशियल रिले ट्रांसफार्मर जनरेटर प्रोटेक्शन कॉस्टली बट वेरी एक्यूरेट होती है। प्रैक्टिकल कनेक्शन डायग्राम रेजिडुअल कनेक्शन का आर रेड येलो ब्लू। देखिए सी टी वाई के लिए, सी टी बी के लिए देखिए IR IY IB ग्राउंड किया गया रेजिडुअल ग्राउंड रिले ट्रिप सिग्नल। देखिए इसको तो पढ़े ही हैं। 3 सीटी लगाए गए हैं RYB में। हेल्दी कंडीशन में तीनों करंट का वेक्टर सम 0 होता है, रिले नहीं चलती है।
अर्थ फॉल्ट होने पर करंट इनबैलेंस रहता है, रिले ऑपरेट करती है। 11 किलोवोल्ट फीडर में CTRY भी लगे हुए। साइट इमेज फ्रॉम सब स्टेशन पैनल। CTS के सेकेंडरी वायर्स पैनल में रेजिडुअल ग्राउंड रिले ऑन अर्थ फॉल्ट ट्रिप। रेजिडुअल ग्राउंड रिले हमेशा 64G पैनल में लगा हुआ होता है। रिले से ट्रिप सिग्नल VCB को दिया जाता है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन, अर्थ फॉल्ट की कंडीशन में देखिए ट्रिप। कोर बैलेंस सेंसिंग फीडर कंडक्टर। कोर बैलेंस सीटी केबल के चारों तरफ रिंग सीटी लगाया जाता है। लीकेज करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सेंसिटिव अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए। डिटेक्शन ऑफ ग्राउंड रिटर्न करंट इन इक्विपमेंट ग्राउंडिंग सर्किट डिफरेंशियल रिले। देखिए, वेयर यूज 1133 किलोवोल्ट फीडर सब स्टेशन इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ट्रांसफार्मर न्यूट्रल प्रोटेक्शन में यूज होता है। The moderator used in a fast breeder reactor is none of the above होगा। Breeder reactor used in a nuclear power plant as a nuclear reactor that convert non-fissionable uranium-238 into fissionable plutonium-239, which can be used as a fuel in the production of nuclear energy. In this reactor, the core containing uranium-235 is surrounded by a blanket, a layer of fertile material placed outside the core of fertile material uranium-238. In this reactor, no moderator is used. The fast-moving neutron liberated due to the fission of uranium-235 are absorbed by uranium-238, which gets converted into fissionable material plutonium-239, which is capable of sustaining a chain reaction. Thus, this reactor is important because it breeds fissionable material from fertile material uranium-238 available in large quantities, like the sodium graphite nuclear reactor. This reactor also uses two liquid metal coolant circuits. Liquid sodium is used as a primary coolant when circulated through the tubes of intermediate heat exchange transfers its heat to secondary coolant sodium potassium alloy. The secondary coolant, while flowing through the tubes of the steam generator, transfer its heat to feed water. Fast breeder reactors are better than conventional reactors both from the point of view safety and thermal efficiency. The commonly used coolant for fast breeder reactor are as follows: पहला लिक्विड मेटल NaRNA के हीलियम एच कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, रिएक्टर हीट एक्सचेंजर सोडियम सोडियम स्टीम जनरेटर टरबाइन जनरेटर वाटर। देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। ये एक स्पेशल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो पावर प्रोड्यूस करता है और नया फ्यूल भी बनाता है। ब्रीडिंग, इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज होते हैं। न्यूट्रॉन को स्लो नहीं किया जाता है। मॉडरेटर का काम होता है फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करना, जैसे ग्रेफाइट, हैवी वाटर, बेरिलियम ऑक्साइड। देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर इसलिए नहीं यूज होता क्योंकि इस रिएक्टर को फास्ट न्यूट्रॉन ही चाहिए। अगर मॉडरेटर यूज करेंगे तो न्यूट्रॉन स्लो हो जाएंगे। What is fast breeder reactor? Practical diagram of fast breeder reactor. Actual site image FBR plant. Role: liquid sodium coolant. Inside view of FBR core. Breeding process in FBR. Which of the following is the correct interrelation between the variable
x1 and x2 used in the expression to calculate the sag in a transmission conductor with different heights where variable x1 and x2 represent the horizontal distance of support at lower and higher levels from the lowest point of the conductor respectively. From the figure L बराबर x1 plus x2 where x1 is greater than x2 नहीं x1 is less than x2, h बराबर s2 minus s1 यानी h बराबर ओमेगा L1 का स्क्वायर बटे के आर टी माइनस ओमेगा L2 का स्क्वायर बटे के आठ टी, यानी h बराबर ओमेगा बटे के आठ टी कोष्टक में L1 माइनस L2 L1 का होल स्क्वायर माइनस L2 का होल स्क्वायर। एक टावर छोटा है, दूसरा टावर ऊंचा है, तो वायर नीचे की तरफ झुकेगी और लोवेस्ट पॉइंट छोटे टावर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए लोअर सपोर्ट तक डिस्टेंस कम यानी x1 तथा हायर सपोर्ट तक डिस्टेंस ज़्यादा यानी x2, तो x1 इज लेस देन x2 होगा। क्योंकि जब टावर का जो हाइट है वह इक्वल होगा तो x1 का मान x2 के बराबर होगा। अनइक्वल में x1 का मान x2 से छोटा होगा। अनइक्वल सपोर्ट कंडक्टर सेग फार्मूला में L का मान x1 प्लस x2 के बराबर होगा। देखिए L टोटल स्पैन लेंथ है। लोअर सपोर्ट छोटे टावर की तरफ क्षैतिज दूरी कम होती है और हायर सपोर्ट ऊंचे टावर की तरफ क्षैतिज दूरी ज़्यादा होती है। हायर सपोर्ट लोअर सपोर्ट H1 H2 देखिए x1 x2 देखिए टोटल डिस्टेंस L है। देखिए यहाँ पे x1 बराबर x2 इक्वल हाइट सपोर्ट, यहाँ पे x1 बराबर x2 बराबर L/2 अनइक्वल हाइट सपोर्ट में देखिए यहाँ पर ये देखिए x1 और ये जो बड़ा बड़ा टावर है इससे दूरी जो है x2 है। यहाँ पे x1 का मान x2 से छोटा है तथा x1 प्लस x2 बराबर L होता है। लेकिन जब सपोर्ट ऊंचा एक सपोर्ट ऊंचा और नीचा होता है तो तार छोटे लोअर सपोर्ट की तरफ झुक जाते हैं और लोवेस्ट पॉइंट उसके पास आ जाता है, इसलिए x1 से दूरी कम होगी, x2 से दूरी अधिक होगी। तो देखिए सेक कैलकुलेशन फॉर अनइक्वल सपोर्ट यस बराबर डब्लू x1 x2 L बटा के 2 T नोड, डब्लू कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर में, टी नोड हॉरिजॉन्टल टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एन, यल स्पैन लेंथ एम x1 प्लस x2, x1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ लोअर सपोर्ट फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट एन। देखिए x2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ हायर सपोर्ट फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट एम। Arcing on the transmission line is prevented by connecting a suitable inductor in neutral। देखिए पीटरसन कॉइल के बारे में आगे पढ़े हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। A protective relaying scheme should have certain important qualities such as reliability. Reliability of relay is defined as the probability of a relay to function without failure when operated correctly for a given period of time under stated conditions. Speed and time. The speed and time required for relay operation should be less. Generally, the operating time of less than 0.1 second is considered as the standard operating time of the relay. Sensitivity. The sensitivity of the relay is to detect any fault and work properly to avoid any maloperation or restraints. Selectivity. Selectivity of relay to work in the correct time and the correct order without any overlapping coordination. Stability. Stability is characterized by the efficiency of the relay's method of identifying the electrical system's operating conditions. Simplicity. The
Operation and maintenance should not be complex economy. The operating cost of the relay must be low. देखिए, why inductor in neutral during single line to ground fault capacitive current IC flow due to line to earth capacitance. This current sustain the arc and cases over voltage. Inductor reactor in neutral produces inductive current IL which opposes the capacitive current. IL बराबर IC, the resultant current becomes very small, arc gets extinguished and system remains safe. IL बराबर IC, सर्किट डायग्राम इंडक्टर न्यूट्रल थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। देखिए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखिए यहाँ पे अर्थ, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल, इसको देखिए एल ग्राउंड किया गया है। पीटरसन कॉयल प्रैक्टिकल साइट इमेज न्यूट्रल ग्राउंडिंग रिएक्टर आर्क सेपरेशन कॉयल Peterson coil installed in substation inductor in neutral. What is arcing? Working principle simplified. Normal condition, no current inductor in inductor, no fault. देखिए कैपेसिटिव करंट IC flows with inductor in neutral. इंडक्टिव करंट IL opposes IL बराबर IC, arc get extinguished. न्यूट्रल ग्राउंडिंग मेथड। देखिए हाई फॉल्ट करंट, मोर डैमेज नॉट प्रेफर्ड, सॉलिड ग्राउंडिंग। रेजोनेंट पीटरसन कॉल ग्राउंडिंग, लो फॉल्ट करंट आर्क सप्रेस्ड, प्रेफर्ड मेथड। देखिए इस प्रकार किया जाता है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग रिएक्टर कनेक्टेड इन न्यूट्रल। सर्किट सिंबल ऑफ इंडक्टर। देखिए पिकअप वैल्यू क्या होता है? जिस करंट पर रिले ऑपरेट स्टार्ट होती है उसे पिकअप करंट बोलते हैं। रीसेट वैल्यू क्या होता है? फॉल्ट हटने के बाद जिस करंट पर रिले वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए उसे कहते हैं रीसेट वैल्यू। मान लो रिले 10 एम्पियर पर ऑपरेट हुई, तो देखिए 10 एम्पियर पिकअप वैल्यू। अब करंट कम होने पर रिले यानी 9 एम्पियर से 9.5 एम्पियर पर वापस नॉर्मल हो जाए तो रीसेट वैल्यू 9 से 9.5 एम्पियर। तो देखिए रेशियो होगा, रेशियो होगा 9/10 यानी 0.9 या 9.5/10 यानी 0.95। इसलिए रेशियो 0.9 से 0.95। रिले कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर रीसेट वैल्यू बटा के पिकअप वैल्यू। इसका मान 0.9 से 0.95 होता है। देखिए आर्मेचर, कॉयल, केस, स्पूल, आयरन कोर, कॉयल, योक, कार्ड, कॉयल टर्मिनल, बेस, मूवेबल टर्मिनल, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, हिंज स्प्रिंग। ओवरऑल बोले तो रिले ऑपरेट थोड़ी ज़्यादा करंट पर और रीसेट थोड़ी कम करंट पर होती है। शॉर्ट सर्किट फाल्ट सच एज इंटर-टर्न फाल्ट, incipient winding fault and core fault may occur due to impulse breakdown of the insulating oil or simply the transformer oil. Buchholz relay is a protection device which is normally used in large oil absorbed transformer. It is a kind of oil and gas activated relay. Whenever a small fault happens within the electrical device, heat is generated by the fault current. The generated heat causes decomposition of electrical device. Oil and gas bubbles are generated. These gas bubbles run in upward direction and often collected within the Buchholz relay. The collected gas relocates the iron Buchholz relay and therefore the displacement is similar to the amount of gas collected. The dislocation of oil causes the higher float
to shut the higher mercury switch to connect an alarm circuit. Hence, once a small fault happens, then the alarm will activate. The collected quantity of gas specifies the level of fault occurred. Different type of fault have different types of oil flow, and thus a fault can be recognized easily and proper action can be taken. देखिए, float release cock to alarm circuit, mercury switch, hinge point from transformer main tank, flap test cock to conservator, mercury switch to trip cricket. फिजिकल इमेज एक्चुअल। दूसरा इंटरनल व्यू 3D कट सेक्शन। वन बोले तो टर्मिनल बॉक्स। टू बोले तो कवर। थ्री बोले तो बॉडी। और फिर देखिए फोर बोले तो फ्लेंज टू ट्रांसफार्मर टैंक। थ्री देखो तो बोले तो बॉडी। पांचवा ड्रेन टेस्ट कॉक। नेम प्लेट छठवां। 3D कट सेक्शन में वन टर्मिनल बॉक्स, दो कवर, थ्री अपर फ्लोट, फोर फ्लोट लीवर, पांचवा रीड स्विच अलार्म कॉन्टेक्ट, छठवां लोअर फ्लोट, सातवां लोअर फ्लोट लीवर, आठवां रीड स्विच ट्रिप कॉन्टेक्ट, नौवां बॉडी, दसवां ऑयल इनलेट आउटलेट, ग्यारहवां ड्रेन टेस्ट। 3D एक्सटर्नल व्यू देख लीजिए। Working principle 3D diagram. In normal condition, no fault. Oil level normal, no gas, both floats in normal position, no contact operation. Gas accumulation, slow fault. Gas collects as top. Oil level decreases, upper float rises, alarm contact read switch closes. दूसरा oil surge sudden halt. Sudden oil movement, lower float deflects, trip contact read switch closes, circuit breaker trips। देखिए माउंटिंग बिटवीन टैंक एंड कंजर्वेटर, कॉन्टेक्ट टू अलार्म ट्रिप, रेटेड वोल्टेज अप टू 220 वोल्ट डीसी अथवा 250 वोल्ट एसी। मटेरियल कास्ट आयरन एल्युमिनियम का। सिंबल डायग्राम टू कंजर्वेटर टू ट्रांसफार्मर टैंक। During discharging, the cell converts chemical energy into electrical energy. Structure of nickel iron cell. Positive terminal, negative terminal. Positive electrode nickel plate. Electrolyte KOH solution. देखिए सेपरेटर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड आयरन प्लेट। डिस्चार्जिंग प्रोसेस वर्किंग। देखिए अब डिस्चार्जिंग बोले तो लोड को कनेक्ट कर दिया गया है। देखिए निकल प्लेट जो कि पॉजिटिव है, इसे एनोड भी बोलेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर लोड में जाता है, फिर लोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर आयरन प्लेट जो कि नेगेटिव है वहाँ पे जाता है। तो देखिए जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है डिस्चार्जिंग के समय। यहाँ पे NiOH ट्वाइस प्लस OH माइनस इक्वल टू NiOOH प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए जो नेगेटिव प्लेट होती है इस पर रिडक्शन की क्रिया होती है, ऑक्चेन की क्रिया होती है डिस्चार्जिंग में। इस प्रक्रिया होती है Fi प्लस 2 OH माइनस इक्वल टू
FiOH का ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. What happen during discharge? Easy way. ओवरऑल रिएक्शन देखिए. की पॉइंट इजी टू रिमेंबर. Discharge means cell gives electricity. Nickel at positive electrode is oxidized. देखिए. देखिए सवाल है. Two lamp are placed in front and back of a cardboard. देखिए यह कार्डबोर्ड है. One lamp is at a distance of 5 meter. देखिए. And other is at a distance of 6 meter. देखिए 6 meter. This lamp illuminate the cardboard equally and lamp 1 is rated 100 candela. देखिए. And find the rating of lamp 2 unknown. देखिए लैंप 1 सोर्स रियोस्टेट कार्डबोर्ड स्क्रीन लक्स मीटर रियोस्टेट लैंप 2 सोर्स टॉप व्यू फ्लेम. देखिए लैंप 1 लैंप 2 प्रिंसिपल यूज्ड illumination E on screen due to a point source. E बराबर आई बटा के आर स्क्वायर फॉर इक्वल इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन. मतलब E1 बराबर E2 यानी कि L1 बटे R1 बराबर L2 बटे के R2. ई बराबर L बटा के आर स्क्वायर होता है. नहीं नहीं यहाँ पर L नहीं आई है. ई बराबर आई बटा के आर स्क्वायर. इल्यूमिनेंस को ई से बोला जाता है. देखिए अतः जब ई बराबर है तो I1 बटे के R1 का स्क्वायर बराबर I2 बटे के R2 का स्क्वायर. गिवन डाटा इंटेंसिटी ऑफ लैंप 1 I1 बराबर 100 CD. डिस्टेंस ऑफ लैंप 1 फ्रॉम स्क्रीन R1 5 मीटर. डिस्टेंस ऑफ लैंप 2 फ्रॉम स्क्रीन R2 6 मीटर. illumination on screen by both lamp is equal. फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लैंप 2 I2. इसी फार्मूला में रखकर हल करके निकाल लेंगे. I2 का मान देखिए यहाँ पे 144 कैंडला आ जाएगा. मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP. ए लैंप टेक्स 10 एम्पियर एट 250 वोल्ट एंड एमिट्स 16,000 लुमेन्स. डिटरमाइन इट्स मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP. प्रैक्टिकल 3D सेटअप इंटीग्रेटिंग स्फीयर मेथड. इंटीग्रेटिंग स्फीयर कोटेड इंटीरियर. फोटोमीटर हेड. DC पावर सप्लाई स्विच. लक्स मीटर फोटोमीटर. गिव डाटा पैरामीटर्स. करंट I बराबर 10 एम्पियर. वोल्टेज V बराबर 250 वोल्ट. ल्यूमेन फाई बराबर 16,000 ल्यूमेन. डेफिनेशन. luminous flux phi total light emitted by the lamp in all direction units lumen. Mean spherical candle power MSCP. The luminous intensity which if uniform in all direction would produce the same total luminous flux unit candela series. चौथा फार्मूला MSCP I मीन बराबर फाइव बटा के 4 पाई. फाइव बटा के 4 पाई. इधर फाइव टोटल ल्यूमिनियस फ्लक्स ल्यूमेन में और पाई बराबर 3.141. तो देखिए यहाँ से MSCP बराबर फाइव का मान दिया हुआ है 16,000. उसमें 4 पाई से भाग लगा देंगे यानी 4,000 बटे की पाई जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा. देखिए वर्किंग प्रिंसिपल इंटीग्रेटिंग स्फीयर मेथड. द लैंप इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इंटीग्रेटिंग स्फीयर. द इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज कोटेड विथ diffuse white material. The light from the lamp is uniformly reflected inside the sphere. A photometer measures the total luminous flux emitted by the lamp. MSCP is then calculated using the formulas.
देखिए, इंटीग्रेटिंग स्फीयर विथ लैंप होल्डर, फोटोमीटर, लक्स मीटर, स्विच कनेक्टिंग वायर्स। Important notes: MSCP is the average candle power in all directions. It is used to compare lamp on an equal basis. एक ल्यूमेन बराबर एक कैंडला ओवर वन स्टेरेडियन. Total solid angle of a sphere 4 pi steradian. Which of the following building process uses a continuously fed electrode through a building gun and the operator needs to pull a trigger in order to feed the consumable electrode through gas metal arc welding. Gas metal arc welding. Gas metal arc welding or metal inert gas arc welding. In this process, the arc is formed between a continuous automatically fed metallic consumable electrode and welding job in an atmosphere of inert gas, and hence this is called metal inert gas arc welding (MIG) process. The shielding gases for MIG welding are mixture of argon, oxygen, and CO2, and special gas mixture may contain helium. The flux core welding process is excellent for welding dry, rusted, or contaminated metals. This welding process is ideal for all welding position and outdoor welding activities because of the flux shield. The flux core arc welding process is quite easy to learn and master. Gas arc welding is best suited to weld thin sections of stainless steel and light metals such as aluminum, magnesium, and copper alloys. The process allows operator greater control over building process than other methods, which results stronger high-integrity builds. Shielded metal arc welding is also known as manual metal arc welding. It is a welding process that uses a flux-coated electrode to join metals. Flux-cored arc welding (FCAW). Flux core wired electrode, welding gun, nozzle arc, molten weld pull, shielding gas from flux, base metal. How it works is tubular wire flux core is continuously fed. No external gas needed. Flux inside the wire produces gas and slag. Arc melt the wire and base metals. Slag covers the weld and protect it. Used outdoor work construction, shipbuilding, thick plates, gas tungsten arc welding, GTAW, TIG welding, tungsten electrode, TIG, torch shielding gas argon arc filler rod, manual, base metal. How it works is non-consumable tungsten electrode creates the arc. Filler rod is added manually. Argon gas protects the weld areas, produces clean and high quality weld. Used for stainless steel, aluminum, copper, thin sheet, high quality welding. Gas metal arc welding (GMAW), MIG welding. Wire feeder, wire spool, consumable wire, MIG gun trigger type. Arc. Shielding gas, argon CO2, molten weld pull, base metal. This process uses continuously fed electrode through a welding gun and the operator needs to pull a trigger to feed the consumable electrode through. देखिए how it work is solid wire electrode is continuously fed through the gun operator pulls the trigger wire automatically comes out. Arc metals the wire and base metals. Shielding gas protect the weld area used for general fabrication.
MSSS aluminum thin to medium thickness। अब देखिए चौथा स्टिक शिल्डेड मेटल आर्क बिल्डिंग SMAW स्टिक बिल्डिंग। इलेक्ट्रोड कोटेड रॉड इलेक्ट्रोड होल्डर आर्क मोल्टेन बिल्ड पुल slag from coating base metal। How it work is coated rod electrode is used, no external gas needed, coating produces gas and slag, arc melts the rod and base metals, slag covers the weld and protect it, used for general purpose constructions, repair work outdoor all positions। Characteristics of a good weld strength: a good weld should have sufficient strength to withstand the loads and stresses imposed on the joint during service. The weld must be as strong or stronger than the base materials. Penetration: adequate penetration into the base metal is crucial. A good weld should have proper fusion with the base material to ensure a strong bond. Uniformity: the weld bit should be uniform in appearance and size. Consistent bead size and shape indicate proper technique and conditions during welding. Absence of defect, porosity, crack, inclusion, undercut, corrosion resistance in many applications, especially in corrosive environments. A good weld should maintain its integrity over time and resist corrosion. Proper fusion: there should be good fusion between the weld metal and the base materials, ensuring no gaps or voids are present. Ev- Evaluation of statement first is true. This is one of the primary purposes of building strong weld. Ensure that metal components are securely bonded, which is crucial for the structural integrity of welded joints. Statement 4 is true. Aesthetic can be important in many applications, and better welds often result in a smoother, more visual appealing finish. देखिए इंडक्शन हीटिंग प्रैक्टिकल 3D इमेज। इंडक्शन कॉयल कॉपर हीटिंग ईडी करंट्स हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई एसी सर्किट डायग्राम एसी सप्लाई सिंगल फेज थ्री फेज हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई इन्वर्टर वर्क पीस मेटल coil induction coil how it work AC current in the coil produces alternating magnetic field. This process ED current in the workpiece. ED current produce heat in the workpiece. I square loss. No direct electrical contact with the workpiece application. Hardening, brazing, forging, melting, shrink fitting, annealing, pipe bending. Prin- Principle based on transformer action electromagnetic induction। अब देखिए डायरेक्ट हीटिंग प्रैक्टिकल 3D images circuit system direct resistance heating AC DC supply heating element resistance the current I it work easy देखिए electric current flow through the resistance element heat is produced due to resistance I square R loss direct contact current passes through the material simple and widely used method application electric iron heater tester toaster रूम हीटर इमर्शन रॉड। अब देखिए आर्क हीटिंग प्रैक्टिकल 3D इमेज इलेक्ट्रोड होल्डर इलेक्ट्रोड कार्बन मेटल्स आर्क वर्क पीस सर्किट डायग्राम सर्किट सिस्टम AC DC पावर सप्लाई resistance electrode arc how it work is arc is stuck between two electrodes high temperature of arc produce heat used for melting welding cutting
etc. Heat is produced in the arc column application, arc welding, arc furnace, arc lamp, metal cutting, dielectric heating, practical 3D image, AC, high frequency power supply, electrode metal plates, dielectric material. देखिए सर्किट सिस्टम डायग्राम एसी हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वर्क हाउ इट वर्क्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी is applied across dielectric material polar molecules try to align with alternating field internal friction produces heat inside the material no current flow through the material application plastic building RF heating drying of wood paper food heating. This heating process makes use of the current induced by electromagnetic action in charge to be heated. ट्रांसफार्मर वर्किंग पर आधारित है. The primary winding which is supplied from AC source is magnetically coupled to the charge which act as a short-circuited secondary of a single turn. When an AC voltage is applied to the primary, it induces a voltage in the secondary charge. The secondary current heats up the charge in the same way as any electric current does while passing through a resistance. If V is the voltage induced in the charge and R is the charge resistance, then heat produced V square बटे के R. The value of current induced in the charge depends on the magnitude of the primary current, turn ratio of the transformer, and coefficient of magnetic coupling. Dielectric heating. It is very difficult to uniformly heat up an installation material like wood, ceramic, and plastic etc. Here, high frequency dielectric capacitive heating is employed. Dielectric material connected between two electrodes behaves as a capacitor and high frequency current can pass through the capacitor. The current through the capacitor causes uniform heating in the dielectric material. The frequency applied in dielectric heating is very high in the range of 10 से 50 kHz, but the efficiency of this system is low, about 50%. It operates at the leading power factor. Arc heating. If a sufficiently high voltage is applied across an air gap, the air becomes ionized and starts conducting in the form of a continuous spark arc, thereby producing intense heat. When electrodes are made of carbon graphite, the temperature obtained is in the range of 3000 से 3500 Celsius. The high voltage required for striking the arc can be obtained by using a step-up transformer fed from a variable AC supply as shown in the figure below. AC potential divider, low tension, high tension arc. An arc can also be obtained by using low voltage across two electrodes initially in contact with each other as shown in the figure below. AC supply, high tension, low tension. Electrode in contact AC supply high tension low tension arc. The low voltage required for this purpose can be obtained by using a step down transformer. Initially the voltage is applied when the two electrodes are in contact with each other. Next, when the two electrodes are gradually separated from each other, an arc is established between the two. Direct resistance heating. In this method, the material to be heated is treated as a resistance and current is passed through it. The charge may be in the form of powder, small solid piece or liquid. The two electrodes are inserted in the charge and connected to either AC or DC supply shown below. Electrode. This is plus, negative, positive. DC or AC supply high resistance powder charge.
Two electrodes will be required in the case of DC or single phase AC supply, but there would be three electrodes in the case of three phase supply. When the charge is in the form of small pieces, a powder of high resistivity material is sprinkled over the surface of the charge to avoid a direct short circuit. Heat is produced when current passes through it. This method of heating has high efficiency because the heat is produced in the charge itself. In industries, electric heating is required for melting of metals, molding of glass, enameling of copper, baking of insulator, and building etc. Heating Heating is required for both industrial and domestic purpose. In industries, heating is required for melting of metals, molding of glass, enameling of copper, baking of insulator, and building etc. In domestic purposes, the heating is required for cooking, water heating, room heating in winter, pressing clothes, and many more. All those purposes of heating can be fulfilled by electricity. Electrical heating Electrical current is passed through a resistive element where heat is produced due to ohmic laws. Advantage of electrical heating: electric heating is free from dirt, hence minimum effort for cleaning is required. Electric heating is free from flue gases, hence no need of exhaust system for heat generation. Temperature control can be done very easily, and electric heating system is economical compared to other conventional heating systems available in the industry. Both the installation cost and running cost are quite low. Automatic protection against any abnormality in the heating system can easily be provided in electrical heating. The efficiency of the system is quite high compared to other equivalent heating systems. The electric heating system is noise free. Starting up the system is quite faster than other heating systems. Which type of electrolytic capacitor is generally more stable and has better performance in small size? Aluminum capacitor. इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एंड देखिए electrolytic capacitor are type of capacitor that use an electrolyte to achieve a larger capacitance per unit volume compared to other types of capacitor. These capacitors are polarized and are primarily used in applications requiring high capacitance values such as in power supply, filters, audio circuits, and timing applications. Of the various types of electrolytic capacitor देखिए aluminum electrolytic capacitor are widely used due to their high capacitance value, cost effectiveness, and relatively compact size, making them ideal for numerous electronic applications. Tantalum capacitor molded case tantalum anode plus Ta2O5 dielectric मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड सिल्वर पेंट टर्मिनेशन टेंटालम कैपेसिटर बहुत स्टेबल होता है साइज में छोटा लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है लीकेज करंट बहुत कम होता है इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस कम होता है हाई रिलायबिलिटी लॉन्ग लाइफ होता है स्मॉल साइज सर्किट मोबाइल फोन्स मेडिकल डिवाइसेस एरोस्पेस हाई रिलायबिलिटी सर्किट में यूज होता है माइका कैपेसिटर देखिए माइका कैपेसिटर सिल्वर इलेक्ट्रोड माइका शीट डाइलेक्ट्रिक सिल्वर इलेक्ट्रोड लेड टर्मिनल माइका कैपेसिटर बहुत स्टेबल और एक्यूरेट होता है टेम्परेचर चेंज का असर बहुत कम होता है लॉसेस बहुत कम होती है हाई क्वालिटी फैक्टर होता है साइज आमतौर पर बड़ा होता है स्मॉल साइज में कम प्रैक्टिकल बेस्ट फॉर आरएफ सर्किट ऑक्सीलेटर फिल्टर्स हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में। 'एल्यूमीनियम कैपेसिटर' 'एल्यूमीनियम कैपेसिटर' are type of capacitor that use an electrolyte to achieve a larger capacitance per unit volume compared to other types of capacitor. These capacitors are polarized and are primarily used in applications requiring high capacitance values such as in power supply, filters, audio circuits, and timing applications.
Aluminum foils positive. Electrolyte paper, aluminum foils negative, rubber seal, case one, lead terminal। देखिए अल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सबसे कॉमन है, कैपेसिटेंस वैल्यू ज़्यादा मिलती है, साइज लार्जर होती है, ईएसआर ज़्यादा होता है, पोलरिटी सेंसिटिविटी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कास्ट कम होता है। बेस्ट फॉर पावर सप्लाई फिल्टर्स ऑडियो सर्किट्स जनरल पर्पज एप्लीकेशंस। सिरामिक कैपेसिटर, सिरामिक डाइइलेक्ट्रिक मेटल इलेक्ट्रोड। की पॉइंट सिरामिक कैपेसिटर नॉन पोलर होता है, साइज में बहुत छोटा, फ्रीक्वेंसी के लिए अच्छा, कैपेसिटेंस कम वैल्यू में मिलती है, टेम्परेचर स्टेबल स्टेबिलिटी, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा होता है, बेस्ट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, डीकपलिंग, बाईपासिंग, टाइमिंग, स्मॉल वैल्यू एप्लीकेशंस में यूज होता है। देखिए स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कैपेसिटर्स पैरेलल ग्रुपिंग। First, the voltage rating of the capacitor must be greater than the supply voltage Vs. In case of polarized capacitor, the polarity must be maintained। और बाकी दो तो गलत हैं। देखिए capacitors are connected in parallel to provide higher level of capacitance। If the voltage applied across the capacitor becomes too great, the dielectric will break down and arcing will occur between the capacitor plates resulting in a short circuit. So at the time of parallel grouping, the capacitor voltage rating of the capacitor must be greater than the supply voltage Vs. So option 1 is correct. In the case of polarized capacitors like electrolytic capacitors, reversing the polarity will get overloaded. So option 2 is correct. If the overload continues for a long duration, power supply component may get damaged. Two capacitors connected in parallel given as. Evaluate the impact of lamp placement on illumination uniformity. Regular spacing improves uniformity.